नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सी अफवाहें हैं और साथ में लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत में अनलॉक 4 जारी है, सब कुछ खुल रहा है। लोगों को सरकारें ये भी कह रही हैं कि आप बाहर जाएं, पैसा खर्च करें। दिल्ली सरकार ने काफी खुले तौर पर यह कहा है और ऐसे में रेस्तरां भी खुले। अब इनका असर हमारी सेहत पर क्या पड़ सकता है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप किसी बार में जा रहे हैं या आप किसी कॉफी शॉप में जा रहे हैं या आप किसी रेस्तरां में जा रहे हैं तो यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी का कहना है कि ये खतरनाक है। आपको 2 गुना ज्यादा खतरा है उन लोगों से जो इन रेस्तरां में बाहर खाना खाने नहीं जा रहे हैं। और उसके पीछे वजह यह है कि ये रेस्तरां जो होते हैं वो एक कंडीशन होते हैं, बंद होते हैं। आप वहां पर अपना मास्क उतार लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो आखिर कितना खतरनाक है, सीडीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में 11 स्वास्थ्य केंद्रों पर 314 लोगों पर स्टडी की गई। जो लोग पॉजिटिव नहीं भी थे, उनके अंदर सिम्टम्स थे, वो वहां पर आए थे और उनका टेस्ट किया गया। ऐसे में पाया गया कि जिनके अंदर सिम्टम्स है उनमें से 154 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि 160 लोग जो थे वो स्वस्थ निकले, वो नेगेटिव आए, यानी कि करीब आधे लोगों में पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर इन लोगों ने 2 हफ्ते पहले तक क्या क्या किया है। उनसे सवाल पूछे गए तो ये पता चला कि 2 हफ्ते पहले वो रेस्तरां गए थे। और रेस्तरां जाने वालों में फिर ये पता चला, जब इस स्टडी को और नंबर्स को और अच्छी तरह से जांचा गया, कि जो नहीं गए थे उनके मुकाबले उनका खतरा 2 गुना है। बस में सफर करना, दफ्तर जाना, जिम जाना, ये सारी जो गतिविधियां हैं उससे ज्यादा खतरा है रेस्टोरेंट जाने में। और रेस्टोरेंट में ये जो आप जाते हैं तो आप मास्क नहीं लगाते हैं खाना खाने के लिए, इसलिए खतरा बढ़ जाता है। और जैसे हमने आपको बताया कि वहाँ पर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट होता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाती हवा की, तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता है। लोगों का क्या रवैया रहा है पिछले कुछ वक्त से और अब क्या है? अब जबकि रेस्टोरेंट खुल गए हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया है लोकल सर्कल्स की तरफ से, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आकर के अपने मुश्किलों के बारे में बताते हैं। इस तरह के सर्वे किए जाते हैं। उन्होंने पाया है कि 64% लोग अब ना तो रेस्टोरेंट बाहर जाना चाहते हैं और ना ही घर पर वहां का खाना मंगाना चाहते हैं। और सिर्फ 34% लोग ऐसे हैं जो बाहर के खाने को खाने के इच्छुक हैं। लेकिन इनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अगर आप देखें 2 महीने में अगर हम आने वाले ये देखेंगे कि बाहर के खाने का ट्रेंड बढ़ेगा, उनमें से 3% ही ऐसे हैं जो कि रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहते हैं। इन आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए हमने लोकल सर्कल से ही बात करने की सोची और हमारे साथ सचिन तपाड़िया जुड़ चुके हैं, जो कि को फाउंडर एंड चेयरमैन है लोकल सर्कल्स के। मिस्टर तपाड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे कितने लोगों ने इन सर्वे में हिस्सा लिया था और क्या ये हमको बताता है कि लोग रेस्तरां में जाने से अभी बच रहे हैं? तो अंजलि, इसमें 33,000 रिस्पॉन्सेज हमको मिले देश भर से, 240-250 जिलों से देश के। तो ये केवल दिल्ली मुंबई का सर्वे नहीं है बल्कि पूरे भारत का सर्वे है और इसमें छोटे शहर, बड़े शहर, सभी तरफ के लोगों से पूछा गया। तो 64% लोगों का कहना है कि वो रेस्टोरेंट ना जाएंगे और ना रेस्टोरेंट का खाना घर मंगाएंगे। 34% लोग जो हैं वो थोड़े ज्यादा ओपन हैं। उसमें से भी जो मेजॉरिटी है वो जो है घर पे ही खाना मंगाना चाहते हैं। नई नई एप्स हैं आजकल, स्विगी, जोमेटो, इनके द्वारा। और जो बाकी हैं लोग वो बहुत ही एक छोटा परसेंट, जिसको आप बोल लीजिए कि 9% लोग टोटल मिला के कह रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे। उसमें से भी 6% बोल रहे हैं कि एक आध बार शायद जाएंगे और 3% कह रहे हैं कि कई बार जाएंगे। एक और चीज जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के लिए रेस्टोरेंट जाना ही मजबूरी होती है, स्पेशली जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आए हुए लोग हैं, जिनका यहाँ घर नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में बीच में लंच ब्रेक में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो वो सबको देखते हुए ये जो 64% नंबर है, ये काफी बड़ा नंबर है।
एंड जैसा कि आपने बताया कि जो रिस्क है वो रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा है, बिकॉज एक तो ड्रॉपलेट ट्रांसफर होते हैं, दूसरा अगर वो रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनिंग है तो जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू वो ड्रॉपलेट्स एक टेबल से दूसरी टेबल तक जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर रेस्टोरेंट जाएं भी तो आउटडोर रेस्टोरेंट जाना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडोर, बिकॉज इंडोर में वही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का खतरा होता है। पर आउटडोर रेस्टोरेंट में ऐसा है कि जो रिस्क है वो थोड़ी कम है, और देयरफॉर जो अमेरिका की भी जो स्टडी है वो यही कह रही है कि आप आउटडोर रेस्टोरेंट में भी जाएं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही जाएं जिनके साथ आप रहते हैं, और दूर दूर बैठें। तो आई थिंक इन्हीं सब चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा अगले 2 महीने में। बिल्कुल, सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठा जा सकता है। कोविड है, इसके साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा। और आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, जो कि आपके आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अगर हम सही बातों का ख्याल रखें और पूरी सावधानी बरतें तो बाहर जाना इतना मुश्किल नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर त्रिपाठिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से। मुंबई में सितंबर महीने में हर रोज 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महज 14 दिन में एक्टिव मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में मरीज मुंबई पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से अस्पतालों के आईसीयू में बेड की किल्लत हो गई है। जुलाई अगस्त में मुंबई के कम होते मामले सितंबर में फिर बढ़ने लगे हैं। महज 14 दिनों में एक्टिव मामलों में 50% का उछाल आया है, तो वहीं मामले दोगुना होने की रेटिंग 93 दिनों से गिरकर 56 दिनों पर आ गई है। रिकवरी रेट भी महज 4 दिनों में 79% से गिरकर 77% पर आ गई है। इन बढ़े हुए मामलों के कारण मुंबई में आईसीयू बेड की बड़ी किल्लत देखी जा रही है। बीएमसी के इस डैशबोर्ड को देखें तो प्राइवेट अस्पतालों में 95%, तो सरकारी में 93% आईसीयू बेड भरे हुए हैं। वेंटिलेटर बेड की भी किल्लत है। सरकारी अस्पतालों में करीब 94%, तो प्राइवेट अस्पतालों में 95% बेड मरीजों से भरे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड भी करीब 92% फुल हैं, तो सरकारी 57% भरे हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर ज्यादा भार नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के नॉर्मल बेड भी 91% फुल हैं, तो वहीं सरकारी के करीब 57%। शहर के बड़े अस्पतालों में शामिल लीलावती के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर बताते हैं कि राज्य के दूसरे शहरों से मरीज काफी बढ़े हैं और अस्पतालों में लंबी वेटिंग चल रही है। अभी कल की रोज की बात है, कल दोपहर में 18 वेटिंग लिस्ट पर थे, और मुझे लगता है आज भी सब ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट कुछ कम नहीं होते दिख रहा है हमें। दूसरे सिटीज़ जो हैं वहाँ से भी हमारे पास मरीज़ आने लगे हैं, जैसे पूना है, सातारा है, सांगली है, नासिक है, नागपुर है, क्योंकि उनके पास भी मुझे लगता है कि बेड कम पड़ रहे हैं, उनके पास सहूलतें कम हैं। देखिए, और मुंबई में सबने खास करके ऐसे हुआ है कि बीएमसी ने तो ये लगा दिया है कि 75 नर्सिंग होम्स को इन्होंने कहा है कि आप कोविड पेशेंट्स न लाएं। अब हर नर्सिंग होम में हो सकता है 2 आईसीयू बेड हों या 4 हों, 6 हों, जितना बड़ा नर्सिंग होम है या मिनी हॉस्पिटल है उसके ऊपर बनिस्बत रहता हो। अब वहाँ पर आपने बंद कर दिया है तो मरीज़ आएगा कहाँ से, वो जाएगा किधर? तो मरीज़ को तो आना ही है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में ही आने लगा है। इस समय हमारे अस्पताल में कोविड-19 के लिए प्रतीक्षा सूची है करीब 65 की, और ये भी होता है कि हमारे अस्पताल में देश भर से और महाराष्ट्र में से बहुत ही पेशेंट आ रहे हैं। इस समय हमारे हॉस्पिटल में करीबन 25% जो रोगियों हैं वो बम्बई के बाहर से हैं। बीएमसी के ही इस डैशबोर्ड का आंकड़ा देखें तो बढ़ते हुए मामले की वजह से बनाए गए कोविड सेंटर सीसीसी 1 और सीसीसी 2 के कुल बेड में सिर्फ 5 से 6% बेड ही भरे हुए हैं। शहर में कोविड बेड मैनेजमेंट का जिम्मा संभाल रहे बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि सरकारी कोविड सुविधा में लोग जाने से बचते हैं। हमारे पास में 11,000 ऑक्सीजन के बेड जंबो फैसिलिटी में है। 1250 हमारे पास आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर जंबो फैसिलिटी में। जंबो फैसिलिटी में पेशेंट थोड़ा जा नहीं रहे थे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल उनको लग रहा था वहाँ देखभाल नहीं होगी, लेकिन अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये निर्णय लिया उसके ऊपर और वो अभी चालू भी हो गया
हर जम्बो फैसिलिटी को सायन, नायर, केएम, जे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की पूरे यूनिट हेड, वो लोग वहाँ रहेंगे और उनकी देख रेख में उनका ट्रीटमेंट होगा। लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, इसलिए जम्बो में नहीं जा रहे। मुंबई शहर के 30,271 एक्टिव कोविड मरीजों में 1,321 मरीज गंभीर हैं, यानी करीब 4%। इन गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू बेड बेहद अहम है। ऐसे में प्रशासन अब लोगों में ये भरोसा जगाने की कोशिश में है कि लोग उनके बनाए कोविड केयर सेंटरों का भी रुख करें। इसलिए यहाँ हेल्थ स्टाफ और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। सवाल है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं किया गया। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों लोगों के अंदर भरोसा नहीं है सरकारी तंत्र पर। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे हुए सवालों के जवाब। साथ ही बताएंगे आपको कुछ बेहद जरूरी आंकड़े जो दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत में फैल रहा है कोरोना। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि झा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में। डॉक्टर झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें अलंकृत कुमार ने भेजा है। नमस्ते, मेरा नाम अलंकृता कुमार है और मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना के सर्दी के मौसम में बढ़ेगा? तो मौसम का क्या असर पड़ सकता है? क्या सर्दियों में ये बढ़ जाएगा कोरोना वायरस का फैलना? जैसे एविडेंसेस हैं, ऐसा कोई सीजनल वेरिएशन बताया नहीं गया है। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये सर्दियों में बढ़ेगा और ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। जब ये स्टार्ट हुआ था, मेनली ये स्टार्ट जब चाइना में हुआ था, इट वाज वेरी कोल्ड, वो बहुत सर्दियों का समय था। और अब बाकी देशों में जो हो रहा है, अभी मौसम चेंज्ड है, लेकिन इंसिडेंसेस ऐसा नहीं था कि उस वक्त बहुत ज्यादा था और अब बहुत कम है। सो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्दियों में ये बढ़ेगा। ऐसा कोई सीजनल वेरिएशन अभी तक नहीं बताया गया है। बिल्कुल, मौसम के हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस या अपनी एहतियातों को ना बदलें। बहुत जरूरी है कि आप पूरे टाइम इससे बचकर रहें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। देव हैं दिल्ली से। मेरा ये सवाल है कि बड़े बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, 15 से 16 साल के बच्चों को कोरोना का कितना खतरा है? क्या वो कभी कभी स्कूल जा सकते हैं? डॉक्टर, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कहा गया है कि स्वेच्छा से आप जा सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए टीचर से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो क्या ये सेफ है बच्चों के लिए जो बड़े हैं थोड़े? देखिए, 15 से 16 साल के बच्चे ऑलमोस्ट वी ट्रीट देम लाइक एडल्ट। हम एडल्ट की तरह उनको ट्रीट करते हैं। एडल्ट से अभी कम एज होता है, लेकिन ट्रीट हम उनको वैसे ही करते हैं। तो उसमें ये स्पेसिफिकली आप कहोगे कि सिर्फ बच्चों के लिए बढ़ेगा, तो ये मैं नहीं मानती। बट हाँ, घर में रहने से ज्यादा तो जरूर होगा। जितना किसी एडल्ट को खतरा हो सकता है, यंग एडल्ट मींस जो अपने लेट 20s और 30s में है, उनको जितना खतरा हो सकता है, उतने ही 15-16 साल के स्कूल के बच्चों को भी हो सकता है। और डॉक्टर, दे आर लिटिल डिफरेंट देन ये छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। खतरा तो डेफिनेटली बढ़े। और डॉक्टर, इनका वहां से कोरोना को घर लाना ये भी खतरनाक हो सकता है, ये बढ़ जाएगा? ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। जो प्रिकॉशन, जो एहतियात जैसे हम डॉक्टर्स बरतते हैं, घर आना, घर आके ही पहले जो बाहर वाले कमरे में या कहीं भी चेंज कर लेना, बिना हाथ धोए किसी को टच नहीं करना, और हाथ धोना ही नहीं, प्रेफरेबली उनको नहा लेना चाहिए और तुरंत कपड़े धुलने के लिए डाल देने चाहिए। बिल्कुल। चलिए गर्म डॉक्टर, पानी में अगर सर्फ, नॉर्मल सर्फ से भी आप कपड़े धोते हो, हाँ, तो कपड़े डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो तुरंत नहा के और उसके बाद उनको कपड़े बदल के और तभी किसी से बात करना चाहिए, विदाउट टचिंग एनीथिंग। कोई भी दरवाजा ना टच करें, कोई और उनके लिए दरवाजा खोले, और अपना फोन साफ करें, अपने ईयरफोन अगर यूज करते हैं तो वो साफ करें, जो भी चीजें हैं वो साफ करें। अगर वो स्कूल से आ रहे हैं तो स्कूल का बैग अलग रखें। बिल्कुल, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए और कम से कम सामान लेकर, अगर स्कूल जाना भी चाहते हैं वो, तो एक नोटबुक लेके जाएं, एक पेन लेके जाएं, पूरा का पूरा बैग लेके ना जाएं। बिल्कुल।
शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी और इन सवालों के जवाब दिए। तो बहुत अहम हो जाता है कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो जैसे डॉक्टर बता रही हैं, वापस आएँ, साबुन पानी सबसे इफेक्टिव है, उसका इस्तेमाल करें। और ये क्यों? क्योंकि भारत में जो इस वक्त स्थिति है वो थोड़ी सी चिंताजनक होती जा रही है। अगर हम कुछ वक्त पहले का किस तरीके से भारत में बढ़ रहा था कोरोना, वो हाल देखें तो वो कम था, और धीरे धीरे जैसे अनलॉक 3 और अनलॉक 4 आया, मामले बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत का आर फैक्टर वो 1 अगस्त से 14 सितंबर के बीच अगर आप देखेंगे तो अचानक से बढ़ा है। आर फैक्टर क्या होता है? आर का मतलब होता है कि एक आदमी कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो अगर ये 1 के नीचे रहता है तो ये मान के चलिए कि 1 से कम लोगों में फैलेगा, लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा होता है तो आप ये मान के चलिए कि 1 से ज्यादा लोगों को ये फैलेगा। तो कम होना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इससे ये तय हो जाएगा कि ये बीमारी बहुत धीरे धीरे फैलेगी और धीरे धीरे मर जाएगी। लेकिन अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये फैलती चली जाएगी। और कहीं हम अगर इस ग्राफ को देखें तो आपको ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं 5 अगस्त के करीब हुआ था पहला अनलॉक 3। उसके बाद करीब 2 हफ्ते बाद, क्योंकि उसका असर नजर आता है, 2 हफ्ते बाद अचानक से नंबर बढ़ने शुरू हो गए। और अनलॉक 4 के साथ साथ ये मामले हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ते जाएं। तो हमने इसको कंट्रोल कर लिया था, उम्मीद ये थी शायद 1 के नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये एक बार फिर से बढ़ गया है। तो अगर इस पैंडेमिक को कंट्रोल करना है, इसको काबू में लाना है, तो इस आर फैक्टर को हमें 1 के नीचे लाना होगा। यानी एक आदमी 1 से भी कम आदमी को इन्फेक्ट करे, तब जाके ये पैंडेमिक कंट्रोल में आएगी। तो फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर वही सलाह कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने वाले हैं, तो मास्क जरूर लगाएं। और मास्क के साथ साथ जब भी मौका मिले अपने हाथ जरूर साफ करें सैनिटाइजर से या साबुन पानी से। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।